नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान की पीसीबी की, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अब यहाँ पर इंजो मामूल हक, आपने पिछले दिनों अगर उसके कई सारे वीडियोस देखे होंगे तो लगेगा कि भाई देखिए कितना भोला बंदा है। और वीरेंद्र सहवाग भी उसकी अच्छी खासी तारीफ करते हैं। अब वीरेंद्र सहवाग प्रोफेशनली तारीफ करते हैं कि भाई वो ग्राउंड पर कैसे थे, उनको तो पर्सनली पता नहीं था कि वो कैसे है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ये जो पीसीबी में थे एज अ सिलेक्टर, उस समय पर उन्होंने, और किसी और बंदे की बात हो रही है यहाँ पर कि भाई अगर आप देखो ना तो दूसरी जगहों पर ये नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे, मतलब एकदम रिलीजियस। और अगर रिलीजियस आप हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप ये नेगेटिव एक्टिविटी या फिर जो एक्टिविटी है ना आप नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि भाई इंजमामुल हक ने और एक दूसरा भाई साहब थे क्रिकेटर ने, उन्होंने लंदन में कंपनी खोली थी और उसके ज़रिए पैसे का हेरफेर किया करते थे। अब ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान की हालत क्या है कि जहाँ पर भी थोड़ा भी मौका मिलता है, हमें अब तक लगा था आर्मी और ये जो गवर्नमेंट है वही करप्शन करती है, लेकिन यहाँ पर इनको मौका मिल रहा है क्रिकेटर्स को तो वो भी करप्शन कर रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंजमामुल हक साहब इंग्लैंड में कोई टीम कंपनी बनाई थी, उस कंपनी के जरिए फायदे उठा रहे थे। और जो दूसरे दाढ़ी वाले हमारे साहब हैं, हमारे विकेट कीपर हैं मोहम्मद जुनैद साहब, मेरा ख्याल है जुनैद साहब, जो न्यूयॉर्क की सड़कों पे मसल्ला डाल के नमाज पढ़ते हैं। और दोनों ने एक कंपनी के एम्प्लॉय जो है खोली है लंदन में और उससे फायदे उठा रहे थे। और कहा जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। चीमा डॉक्टर साहब ये जी जी मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की है। इसके बारे में, उस कंपनी का नाम है याजो स्पोर्ट्स के नाम से इन्होंने कंपनी लंदन में रजिस्टर कराई है। वो जो हमारे बारिश दाड़ी तुलिता के उन्होंने, और ये जो बाकी नमाज बाहर पढ़े ना पढ़े, खेल के मैदान में जरूर नमाज पढ़ते हैं। तो इन्होंने वहां पे जो कंपनी शुरू रजिस्टर कराई, ये लोगों से पैसे लेके पहले तो खिलाड़ियों को खिलाते थे। उसके अंदर जो टीम बनती थी पैसे वहां पे वो जमा कराते थे, फिर टीम में आते थे वो। एक तो ये बात। और दूसरी उसमें जो मैं बात ये करना चाहूंगा कि जो आपके इसके अशरफ साहब, आपके जो इंचार्ज हैं इस पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो पीएस पार्टी के की रिकमेंडेशन पर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये हमारा बंदा। उन्होंने जितने ठेके थे वो एमक्यूएम को देते रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम और पीएस पार्टी का आपस में रिलेशनशिप है कराची। और उसके बाद ये अगर देखा जाए, अगर इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने उसके जवाब में क्या कहा है। इन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि हमें 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, हम बेचें, हम ये मैच ना बेचें तो खाएं कहां से। तो मेरा ये इस पे जवाब ये था कि आपको जाने की क्या, खैर वो जाए ना तो पैसे कैसे बनेंगे। अब कल इन्होंने ये किया है, कल मुझे पता था, मैंने तो ट्वीट कर दी थी कि ये बांग्लादेश का मैच हो सकता है जीत जाए, क्योंकि जो बुकी हैं, जो सट्टा लगाने वाले हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है इस मैच में। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। शायद कोई खरीदने वाला होता तो ये कर लेते कोई ड्रामा आगे पीछे। लेकिन कल 7 विकेटों से ये जीत गए हैं। लेकिन पहले वसीम अकरम साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, मैं बड़ी हैरान मुक्कन थी कि 2 साल हो चुके हैं चीमा साहब, इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ किसी खिलाड़ी। और फिर ये सारा दिन बैठ के कड़ाइयां खाते हैं, खाबे खाते हैं, ये लस्सियां पीते हैं। ये इनको चाहिए कुश्ती करें, कबड्डी खेलें, ये क्रिकेट तो इनके लिए बना नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बांग्लादेश के इस मैच से पहले भी एक दिन पहले अपनी डाइट से हट के इन्होंने फिर खाबे मंगा के होटल में खाए हैं। तो ये इनके हालात हैं। दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, दे आर आउट। अब वो जो हमारे मुर्शद साहब जो इसके हेड थे दाढ़ी वाले, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और शायद इसी वजह से जीत भी गए हैं। कोई मैसेज गया होगा कि शायद वापस जाना है, की पता है, हम भी शायद चिल्ले में चले जाए। वैसे इनको जाना चाहिए चिल्ले में। और दूसरा ये है कि चीमा साहब, इस तरह की टीम, अगर इस तरह की टीमें हो तो उनको पाकिस्तान के खर्चे पे टिकट लेके नहीं भेजना चाहिए, जिनके 2-2 साल से फिटनेस टेस्ट ही ना हुए। क्योंकि नेशनल एम्बेरसमेंट है। पाकिस्तान को पहले थोड़ी बुरी खबरें मिलती हैं डेली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। कभी आप 12,000 पासपोर्ट भेज देते हैं अफगानियों को, कभी आप ये कर लेते हैं, कभी अब आईएमएफ का आने वाला है तो अब नए ड्रामे शुरू करेंगे, वो उनका रिव्यू शुरू होने वाला है। तो कौम को बुरी खबरों से कोशिश करें कि बचाएं, कोई अच्छी खबर भी कभी मिले। और मुझे लगता है कि वो डेस्परेशन के हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। चीमा साहब, आपने जो बात की है, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए। खासकर वो याजो स्पोर्ट्स के नाम पर इंग्लैंड में जो कंपनी रजिस्टर है, अब तो उसके एड्रेस आ चुके हैं, उसके शेयर होल्डर्स के नाम आ चुके हैं। कन्फेशन अब तो कर रहे हैं ऑलमोस्ट कि हाँ, हम इससे करते रहे हैं माजी के अंदर। लेकिन ये कि एम्बैरसिंग है। इस पे दुनिया क्या देख रही होगी? पहले आपकी अदालतों के हालात, इलेक्शन कमीशन के हालात, आपके नैब के हालात, ये जो सारी दुनिया वॉच कर रही है।
इसकी ये कमी रह गई थी क्रिकेट मैचों की, अब ये भी हो रहा है, मुसलसल बिक रहे हैं, हर मैच बिक रहा है। लेकिन इस तरह की टीम को मेरे ख्याल में आप कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से माफी मांग ले तो अच्छा है। पहले आप इकोनॉमी का कुछ कर लें, कुछ और कर लें। वो पासपोर्ट वाले कहते हैं जी हमने पासपोर्ट इसलिए बेचे थे कि 2-2 साल से हमें भी तनख्वाह नहीं मिली थी। ये कहते हैं जी हमने मैच इसलिए बेचे हैं कि हमें 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो इसका क्या हालात है, तो फिर ये क्यों भेज रहे हैं इनको बाहर, पाकिस्तान से भेजें इनको, या यही कहें कि सड़कों पर क्रिकेट खेल लिया करें, गुल्ली डंडा खेल लिया करें। वरना आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर कौन से हालात हैं स्पोर्ट्स वाले, अगर देखा जाए। बिल्कुल तार साहब, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेजा है, 5 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी हुई। एनी हाउ तार साहब, मूविंग ऑन, इजराइल फलस्तीन की सिचुएशन में आई थिंक जॉर्डन ने एम्बेसडर कॉल कर लिया है और उन्होंने इजरायली एम्बेसडर को भी कहा है। तार साहब, ये जो अभी इजराइल जो रिफ्यूजी कैंप्स पे जो हमले कर रहा है उसकी क्या लॉजिक है? 9,000 के करीब सुना बंदा मारा जा चुका है फलस्तीनी। कई लोगों का तो कहना यह है कि शायद इजराइल एक टोटल बनाना चाहता है, जी ठीक है हमारा 1400 मरा तो उनका 14,000 मरना चाहिए। इसमें जारी बात है कोई डिस्टिंक्शन नहीं है हमास की, फलस्तीनियों की। सारे हमास के लोग तो थोड़े मारे जा रहे होंगे, मेजॉरिटी जो है वो 99.99% तो फलस्तीनी उस तरह वो मारे जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मुस्लिम उम्मा तो खामोश बैठी हुई है, उसके पास तो है ही कोई नहीं। ये एम्बेसडर कॉल कर लिया गया है। पाकिस्तान ने अपनी ये सेनेट से एक करारदाद पेश की है, मुशाहिद सहन हैं सैयद साहब ने। आपको क्या लगता है ये जितना एक मॉरल प्रेशर, और इस वक्त ये कहा जा रहा है जी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन, कुछ होगा या कि अभी इसी तरह मारेंगे इनको और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते? चीमा साहब, मेरे ख्याल में देखें, इसमें हमास कंडेमेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शुरू हमास ने किया, ये सारा कुछ अगर किया जाए तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो उन्होंने भी की है। सिविलियन को हॉस्टेजेस बना के ले गए हैं, 85 साल की खातून जो है उसको लेके वो हॉस्टेज बना लिया है। इंटरनेशनल लॉ का तो उन्होंने भी ख्याल नहीं रखा अगर देखा जाए। यहाँ पे जिस तरह आप बात कर रहे हैं रिफ्यूजी कैंपों पे हमले कर रहे हैं, यहाँ पे कल की खबर ये है कि उस रिफ्यूजी कैंप के अंदर हमास जो थे, हमास के लीडर उसमें उसके अंदर थे। और दोनों देखें, इजराइल अटैक करता है, सिविलियंस को मारता है, नो क्वेश्चन अबाउट, सिविलियन मर रहे हैं, उसका वो क्लैरिफिकेशन देते हैं कि दिस इज कोलैटरल डैमेज। लेकिन मैंने एक दफा क्वेश्चन किया था यहाँ पे एक इजराइल के एम्बेसडर से कि व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ कोलैटरल डैमेज। उनके 300 मरते हैं, आप 3,000 मार देते हैं, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 1400 से 14,000 के बराबर करना, ये डिसेंट कोलैटरल डैमेज तो नहीं है। लेकिन उनके पास चॉइस, मुझे ये बताएं, हमास ने 500 किलोमीटर की टनल्स नीचे बनाई, उसके नीचे पूरा एक शहर आबाद है गाजा के नीचे। अब मुझे ये बताएं कि अगर उनको खतरा हमास से है, हमास से उनकी जंग है, और हमास मुसलसल लोगों को, सिविलियंस को, फलस्तीनियों को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल में इजराइल का अगर सोचा जाए फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे डोंट हैव एनी चॉइस। इस साइड से देखा जाए तो नोहिते फलस्तीनी है, हमास उनको आगे करके मरवाते हैं और सिविलियन मार रहे हैं, जो सख्त ज्यादती है, बहुत ज्यादती। क्योंकि इस वक्त देख लें 9,000 में से आधे तो औरतें और बच्चे हैं, बल्कि ज्यादा बच्चे हैं इसमें। उनका क्या कसूर? उनका तो कोई कसूर नहीं। लेकिन ब्लेम इस वक्त अगर देखा जाए, हमास कहां है आज जिसने सारा कुछ शुरू किया था? आज उनको भी ब्लेम करना चाहिए। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा है तो इस्लामिक कंट्रीज, तो वो मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा था कि इस्लामिक कंट्री जो है, आधे जो है वो तो रन बाय देयर ओनर्स। आधे कंट्रीज जो है उनको, उनके बारे में तो कहा जाता है कि दे रन लाइक दिस इज देयर फादर्स प्रॉपर्टी। दादे के नाम पर कंट्री का नाम रख लिया जाए, सऊदी अरेबिया। सऊद एक वाज अ लिविंग पर्सन। तो वहां पे उन्होंने किस चीज की साथ देना है या नहीं देना, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन देखनी होती है, उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन देना होता है, करना होता है। ना ह्यूमन राइट्स है, ना कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, ना फ्रीडम है, ना कुछ है। और दूसरे कंट्रीज जो है वो इतने करप्ट हैं, जिस तरह हमारा पाकिस्तान की सेनेट ने कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। लोग आज भी इस बुरे तरीके से झंझोड़ के भंबोड़ के पाकिस्तान को खा रहे हैं, जिस तरह मुर्दान को खा रहे होती है, गिद्दें खाती है। आज भी उसी तरह लूट रहे हैं। डॉलरों पाउंडों को की बारिशें हो रही हैं और लोग लेके भाग रहे हैं मुसलसल। उसको ना सुप्रीम कोर्ट रोकने की सलाहियत रखती है, ना आसन मुनीर साहब उसके बारे में कुछ सीरियस डिसीजन ले रहे हैं। जिस तरह लूट थी, 72 बिलियन आ रहे, 72 मिलियन किस्त आनी IMF की, वो लंदन ही जाएगी, प्रॉपर्टियां खरीदेंगे। आपकी ब्रिटिश एजेंट जो है टोरंटो की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो पाकिस्तान में तो IMF ने पहुंचने ही
मैं बार बार ये मुसलसल कहता हूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज अ करप्ट कंट्री, प्रूवन प्रूवन। इस वक्त सबसे पहला टारगेट आपका ये होना, आपकी इकोनॉमी भी तभी ठीक होगी जब करप्शन रोकेंगे। जब करप्शन, देखिए मैं उसकी एक मिसाल सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि 100 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरानी तेल बिक रहा है, आपकी स्मगलिंग हो रही है, उसको कंट्रोल करके उसको आपके बॉर्डरों पे आपका सारा डॉलर खींच के वो ले जाते हैं, हर चीज। आप अगर इन चीजों को रोकें तो आपकी इकोनॉमी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी, लेकिन वो रोकेगा कौन? उसके लिए पता नहीं है वो पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं पैदा हो रहा है। सबसे बड़ा अलमिया तो ये तो रोके, ये चीजें तो किसी पाकिस्तानी ने करनी। ये जो इंग्लैंड से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनको धो धा के सीधे, जिस तरह मुझे किसी ने कल एक मीम भेजी, उसने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब ईमानदार थे तो इनको लंदन भेजा क्यों गया, और अगर करप्ट थे तो फिर लंदन से वापस क्यों लाया गया? लेकिन ये इसका जवाब कौन जवाब है इसका? लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता है कि ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सरकारी रिहायशों पे ठहर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, 40-40 गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं। कोई है किसी के पास कोई सवाल और जवाब? आज उन्होंने ये एक कोर्ट के अंदर उन्होंने प्ली ली है कि मेरी 74 साल उम्र है, मैं जेल में नहीं जा सकता, लेकिन जो 71 साल का बाबा बंद किया हुआ है आपने अंदर, उसके ऊपर इसका इतलाक क्यों नहीं होता? 3 साल उसकी भी तो 71 साल एज। लेकिन ये फिर चीमा साहब दुख वाली बातें हैं, पाकिस्तान में ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो ना माजी में ना मुस्तकबिल में किसी दूसरे मुल्क में नहीं देखे जा सकते। मेरी समझ से बाहर है। वो जज मजहर नकवी साहब हैं, पलंदे हैं उनकी करप्शन के लगे पर लाइन, या तो क्लैरिफाई करें या वो रिजाइन करें, लेकिन वो अभी भी फैसले कोर्ट के अंदर बैठ के धड़ल्ले के साथ केसेस हो रहे। वाहिद एक ऐसा कंट्री है कि जिनकी काले रिकॉर्ड है, काल के ऊपर उनकी हर चीज मौजूद है, वो किस मुंह से खुद बैठते होंगे अदालत के अंदर इस तरह के जजेस? लेकिन ये फिर पाकिस्तान है, यहां पे सब कुछ हो सकता है।